कोई भी क्रांति तत्काल नहीं होती। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 हुई, ऐसी कुछ रही। 18वीं सदी में फ्रांस में स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासकों की सड़ी गली पुरातन व्यवस्था चल रही थी, जिसे समाप्त करना आवश्यक था। विवेकहीन राजा रानी को हटाना, इसी पुरातन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने उद्देश्य फ्रांस में सन 1789 में एक क्रांति का उदय हुआ, और वह क्रांति एक ऐसी बाढ़ लाई जो अपने आप में अधिकांश बुराइयों को बहा कर ले गई। कारण देखते हैं तो राजनीतिक कारण भी मिलते हैं, सामाजिक कारण भी मिलते हैं, आर्थिक भी मिलते हैं, और दार्शनिक के साथ साथ तात्कालिक कारण भी हमें दिखाई देते हैं। फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण में अगर हम लोग देखें तो राजाओं की मनमानी सबसे ज़्यादा वहाँ थी। फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, इसलिए वह जनता के प्रति अपना कोई कर्तव्य भी नहीं समझते थे। दूसरा पॉइंट था राजनीतिक कारण में राजाओं द्वारा अपव्यय। फ्रांस के राजा वहाँ की जनता पर नए कर लगाते थे, जिससे वह बहुत सारा धन अपने विलासितापूर्ण जीवन में कार्यों में खर्च करते थे। इन करों से जनता को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, परंतु जनता के सुख एवं दुख के राजा कोई चिंता नहीं थी। इस कारण वहाँ की जनता में इस राजशाही तंत्र को बहुत आक्रोश था। राजा जनता की खून पसीने कमाई और व्यय कर रहे थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था वहाँ के लोगों में। राजा के दरबारियों के पास अधिकार पत्र होते थे, जो दरबार में रहते थे वो स्वयं का अधिकार पत्र रखते थे, जिन पर राजा की मोहर लगी होती थी। दरबारी जिसे कैद करना चाहते थे उसका नाम अधिकार पत्र पर लिख देते थे। इस प्रकार ना जाने कितने लोगों को फ्रांस के जेलों में रहना पड़ा। तो वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हमें क्या मिल रहा है? अभाव मिल रहा है, जो क्रांति का कारण बना। प्रांतों में असमानता थी। फ्रांस के विभिन्न भिन्न प्रकार के थे कानून थे वहाँ प्रचलित थे। इसके साथ हर प्रांत में अलग अलग तरह के कर भी लगाए गए। धनी निर्धन वर्ग के लिए अलग अलग कानून थे। कर एवं कानून की असमानता के कारण वहाँ की जनता को बहुत अधिक परेशानियाँ उठानी पड़ रही थी तथा उनमें असंतोष भी पनप रहा था, और यही असंतोष आगे चलकर क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया। जब आगे देखते हैं तो अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम भी याद आता है। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई। उस संग्राम में फ्रांस की जनता पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डाला। संग्राम के फायदे के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने भी भाग लिया था। इससे फ्रांस के क्रांतिकारियों ने सशक्त रूप से प्रेरणा प्राप्त हुई कि उन्हें भी अब राजा निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर देना है। सामाजिक कारण भी मिलता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात 3 वर्गों में बटा हुआ था फ्रांस का समाज। पादरी वर्ग था। इस वर्ग में कैथोलिक चर्च के पादरी आते थे। उन दिनों चर्च फ्रांस में एक अलग राज्य के समान था। चर्च की अपनी सरकार तथा कर्मचारी थे। चर्च को लोगों पर कर लगाने के साथ साथ और भी अधिकार प्राप्त थे। चर्च जनता पर एक कर लगाता था जिसको टिथ कहा जाता था। यह कर किसानों से उसकी आय का 10% भाग वसूल करता था, जिससे किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा पादरियों के हिस्से में चला जाता था। मतलब एक समाज के वर्ग थे, और ये अपने समाज के ही जो वर्ग थे बांट करके निम्न वर्ग के लोगों जो इनसे नीचे थे उन पर स्वयं कर लगा के जो टिथ कर था उसको वसूलते थे। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग। इस वर्ग में बड़े बड़े सामंत, उच्च सरकारी अधिकार तथा राज्य परिवार के सदस्य शामिल थे। उन्हें अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनके द्वारा वे जनता का शोषण करते थे। जनसाधारण का इस वर्ग के प्रति भारी आक्रोश था। क्रांति का प्रमुख कारण बना। आप जानते हैं कि कुलीन वर्ग धनाढ्य वर्ग के लोगों को कहा गया था, और फ्रांस में यह एक महत्वपूर्ण वर्ग भी था। तीसरा जनसाधारण वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत मजदूर, कृषक, सामान्य शिथिल वर्ग तथा सामान्य जनता आती थी। इस वर्ग को एस्टेट कहा जाता था। ईश्वर ने शिक्षित लोगों को भी शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ये ध्यान रखना है, जबकि धनी वर्ग के कम शिक्षित व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त था। इस वर्ग में आने वाले धनवान तथा शिक्षित लोगों को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था।
इसी कारण क्रांति प्रारंभ होते ही जनसाधारण ने क्रांति का जोरदार समर्थन किया और भरपूर सहयोग भी दिया। कहा जनता से कि हम लोग आपके साथ हैं। सभी जो जनसाधारण वर्ग था सभी एक साथ हो गए, सभी ने क्रांति का आह्वान किया। निरंकुश राजतंत्र को अब समाप्त करना था, सामाजिक भेदभाव मिटाना था, ये प्रमुख कारण बना। आर्थिक कारण भी था क्रांति का, और ये था कि जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था। लंबे तथा खर्चीले युद्ध हो रहे थे, राज दरबार की शान शौकत समाप्त नहीं हो रही थी। उच्च वर्ग के विलासप्रिय जीवन हेतु धन प्राप्त करने के लिए आम जनता तथा कृषकों की आय का 80 से 92% तक करों के रूप में ले लिया जाता था। करों की ऐसी भारी बोझ ने जनता को कराह उठी। जनता रोने लगी। जनता ने निश्चित कर लिया कि अब इस सरकार को हटाना है, क्योंकि ये लंबे लंबे युद्ध तो कर रही है, राज दरबार की शान शौकत तो बढ़ा रही है, हम लोगों से सिर्फ कर ले रही है और हम लोगों को कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। इससे का एक कारण ये भी बना कि फ्रांस में आम जनमानस इकट्ठा हुए और क्रांति के लिए आह्वान कर दिए। इसी आर्थिक कारण में दूसरा पॉइंट था उच्च वर्ग करों से मुक्त। आपको मैंने बताया कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वे लोग क्या होते थे, टैक्स नहीं देते थे, और जो तृतीय वर्ग था, जनसाधारण वर्ग था, स्टेट वर्ग था, वही कर देता था। तो फ्रांस में उच्च वर्ग का पादरी कोई कर नहीं लगता था, जबकि आम जनता करों से भारी बोझ से दबा जा रही थी। विलासी और अव्यय राज दरबार, फ्रांस के राजा बड़े ही विलासी और अव्ययी थे। वह सरकारी धन को पानी की तरह बहा रहे थे। फलस्वरूप राजकोष खाली हो गया था और फ्रांस की ऋण का बोझ जो ऋण था वो बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ये जो कि फ्रांस की क्रांति का एक बड़ा कारण बना। अमेरिका को वित्तीय सहायता, जब फ्रांस और इंग्लैंड से बदला लेने के लिए अमेरिका को सैनिक तथा वित्तीय सहायता लुई 16वें ने दी थी और इससे आर्थिक दशा अत्यधिक खराब हुई। यह उम्मीद थी कि अमेरिका इसका सहयोग करेगा फ्रांस का, और इस हिसाब से उसने सहयोग दिया था अमेरिका को स्वतंत्र कराने में। लेकिन अमेरिका ने बाद में फ्रांस को कोई सहायता नहीं प्रदान की, जिसका के कारण वहाँ की फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने लगी, खराब हो गई। जनता मरने लगी। जितना उनका एक हफ्ते की रोटी रहती थी, मजदूरी रहती थी, उतने में उन्हें एक रोटी मिलती थी, जो दयनीय स्थिति। दार्शनिक कारण या दार्शनिक प्रभाव भी इस क्रांति में कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आप जानते हैं जो दार्शनिक कारण थे, जो उस समय के विद्वान लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनके विचार वहाँ के लोगों को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। फ्रांस जैसी दशा यूरोप के लगभग सभी देशों में थी, फिर भी फ्रांस के दार्शनिकों एवं लेखकों के क्रांतिकारी विचारों के परिणाम स्वरूप फ्रांस में ही सबसे पहले क्रांति हुई। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर जैसे महान दार्शनिकों विचारों को फ्रांस के निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों का ज्ञान कराया और बताया कि जो फ्रांस देश है यह अपने आप में एक बहुत मजबूत देश है, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ है, लेकिन ये बात निरंकुश राजतंत्र ने दबा के रखी है। और इन दार्शनिक विचारों ने राज्य में क्रांति की भावना का आरंभ किया। इन दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर फ्रांस की जनता में एक बौद्धिक जागृत, बुद्धिमत्ता वर्ग की जागृति आई, फैल गई, और यहाँ के निवासी न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गए। लगातार बुद्धिजीवी वर्ग का प्रोत्साहन बढ़ा। लोग जनता के साथ, निम्न वर्ग के साथ इकट्ठा हुए और क्रांति का आह्वान कर दिया। और ऐसे ही समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो 1788 में फ्रांस में अनेक भागों में भीषण अकाल पड़ गया। लोग भूख से तड़प उठे। राजकोष की बिगड़ी हुई दशा सुधारने के लिए लुई 16वें ने निर्णय करों को प्रावधान किया, मतलब कर को और बढ़ाना। इन करों को पार्लियामेंट ने मंजूरी नहीं दी, और ऐसे समय में भी जो लुई 16वां था उसका गुस्सा स्वाभाविक था। आप जानते हैं कि ये लोग अपने आप को राजा की श्रेणी में हमेशा रखते थे, और ऐसे समय में
राजा के विचारों में टकराव आने लगा, पार्लियामेंट अलग चलने लगी। और उस सुझाव में अगर हम बात करें तो देखते हैं कि उसने सुझाव दिया कि उन्हें ऐतराज जेनेरो स्टेट जनरल्स की सहमति से लागू किया जाए। एता जेनेरो के अधिवेशन के दौरान मतदान से संबंधित बात पर भी विवाद पैदा हो गया। गतिरोध जारी ही था कि लुईस अलावे में भारी तनाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सेना एकत्र करने का आदेश दे दिया। इससे पेरिस की जनता भड़क उठी और उसने युद्ध सामग्री एकत्रित कर बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते ही फ्रांस के बुर्बो राजवंश के खिलाफ क्रांति का आगाज हो गया। और ऐसे समय में एस्टेट जनरल, जिसको 1600 के 17वीं शताब्दी के बाद ही बुलाया गया था और उसकी बैठक भी नहीं हो पाई स्टेट जनरल की, जो क्रांति का एक प्रमुख कारण बनी। और इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद। कारण फ्रांस की क्रांति का था पार्ट 1, पार्ट 2 परिणाम है।